स्टैटिस्टिक्स करा कुछ दिन हमने, अब बैक टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैक टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स वाज स्लाइटली बोरिंग क्योंकि ज्यादा थियोरेटिकल हो गया था एक टाइम के बाद। माइक्रो का ये खास बात है कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर, मतलब दिमाग लगेगा, ग्राफ्स बनेंगे और थोड़ा लॉजिक बेस्ड होगा। एक चीज होती है इंफॉर्मेशन बेस्ड कि ये है, या तो पता है या नहीं पता है। एक होती है लॉजिक बेस्ड, नहीं भी पता ना तो भी दिमाग पे जोर डाल के करी जा सकती है, दिमाग पे जोर डाल के करी जा सकती है। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे। एक यूनिट चल रही है, एक यूनिट चल रही है, यूनिट का नाम है कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हम क्या कर चुके हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कर चुके हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंटर रिलेटेड टॉपिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, theory of demand and elasticity of demand. They are three chapters of the same unit, three chapters of the same unit. So be careful. खुशी की बात इतनी सी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में से सिर्फ और सिर्फ क्या ज्यादा यूज होगा, लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू वो तो दिमाग में छपा ही हुआ है, लॉ ऑफ डीएमयू। As a consumer consumes more and more units of a commodity, the additional satisfaction derived from every successive unit goes on diminishing. याद है लॉ ऑफ डीएमयू? कोक पियेंगे आप, पानी पियेंगे, लगा चल। मीनिंग ऑफ डिमांड। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपने वीडियो क्यों नहीं डाला? वो हमारा पर्सनल वीडियो है भाई, वो कोई सोशल या मतलब दैट इज नॉट फॉर पब्लिक। तो जो हमने बनाया था वो कभी अपलोड करने के लिए बनाया भी नहीं था, वो बस एक विजुअलाइजेशन के लिए था कि लॉ ऑफ डीएमयू आपके साथ हमेशा के लिए चले। आपको अजम्पशंस याद करने में हेल्प करेगा कि अगर भूल भी गए हो तो सोचो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई करें। चल, अगर अब एक नई दुनिया, ज्यादा नहीं बट स्टिल, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इसमें डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर, मजेदार चैप्टर, बट प्लीज की वर्ड्स, जनरल टर्म में बातें नहीं करेंगे हम, साथ साथ की वर्ड्स भी अंडरस्टैंड करेंगे जो हमें यूज करने होंगे। डिमांड का मतलब क्या होता है? गुड्स आर डिमांडेड because they have the capacity to satisfy our wants. ध्यान से देखेंगे, जब तक यूनिट 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर चल रहा है, सारी की सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? कंज्यूमर्स के। सारी की सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? कंज्यूमर्स के। और कंज्यूमर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। So goods are demanded because they have the capacity to satisfy our wants. But every want of a consumer cannot be called a demand. कह रहे ये नहीं कि हर चीज डिमांड, कि सर मुझे ना लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो डिमांड में आएगा कि नहीं आएगा आप ये बताएं। तो कह रहे सब कुछ डिमांड में नहीं आएगा, तो डिमांड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो डिसाइड हो सकता है आपके डिमांड का पार्ट हो सकता है ना हो। तो कैसे पता चलेगा कि सर मेरी वांट सेटिस्फाई होगी, मुझे खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी मेरी, बट स्टिल वेदर इट विल बी कैटेगराइज्ड एज डिमांड और नॉट, वही वो बताना चाहते हैं कि एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज डिमांड। तो वांट और डिमांड में फर्क है। हम क्या स्टडी करने वाले हैं? डिमांड नॉट वांट्स। डिमांड डज नॉट मीन मेयर डिजायर फॉर अ कमोडिटी। हमारी इच्छा है, हम ये करना चाहते हैं, हम ये खाना चाहते हैं। जनरली desire, want, demand are interchangeably used in day-to-day life. But in economics, all these terms have different meanings. मतलब नॉर्मली हमें ना डिजायर, वांट, डिमांड एक ही तो बात है, कह रहे इकोनॉमिक्स में नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड desire means a mere wish to have a commodity. For example, desire of a poor person for a car with just 200 rupees in his pocket. अब उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, बस वो उसने देखा गाड़ी, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, तो वो डिजायर है।
वो डिजायर है. When it is not backed by purchasing power, वो एक डिजायर है. So desire is just a wish to possess something. Want is that desire which is backed by ability and willingness to satisfy it. ठीक हो गया आपका डिजायर. डिजायर में जरूरी नहीं है कि वो, अगर वो आपके पास बैकिंग है कि भैया पैसे हैं मेरे पास और मेरा मन भी है, तो फिर वो डिजायर नहीं कहलाएगा. वो डिजायर नहीं कहलाएगा. डिजायर होगा when you don't possess the purchasing power. हाय काश ये होता, नहीं है ना, तभी तो काश ये होता वाली बात होती है. Want is that desire which is backed by ability and willingness to satisfy it. Every desire is not a want, but a desire can become a want if the person is in a position to satisfy it. सारे desires want नहीं होते. जो आपकी purchasing power के बाहर हैं, जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है, वो वांट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. फॉर एग्जांपल if the poor person wins a lottery, now he has enough money to buy a car. Poor person after winning the lottery is no more poor. Now his desire is backed by purchasing power. It becomes a want. Now it will be termed as a want. Desire. A boy has a wish to buy a new bicycle but does not have enough cash. It is a desire. तो डिजायर में आपके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, तो वो आपके डिजायर्स हैं. पापा ने पैसे दे दिए, नाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वांट. तो डिमांड क्या है? नाउ ही goes to the cycle shop and ready to pay his cash to the shopkeeper, then it is converted into demand. तो want और demand सिमिलर है, सिमिलर है. डिमांड और want नहीं, और डिजायर और want नहीं. डिजायर तो आपकी इच्छा है. If it is backed by purchasing power, then it can be categorized as want. तो डिमांड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ want. तो सर डिजायर और want में तो फर्क समझ आ गया. want और डिमांड में क्या फर्क है? क्योंकि want में भी आपकी विलिंगनेस भी है, कैपेबिलिटी है और इच्छा भी है. आप जब एक्चुअली मार्केट में पहुंच गए, क्या ठीक है जी इस प्राइस पे ये लेना चाहता हूं मैं, then it becomes a demand. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक बंदा है वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है ना, उसके पास टोटल पैसे ही 10 लाख हैं. वो कह रहा है कि हाय काश मेरे पास 5 करोड़ का घर होता. तो क्या है वो, डिजायर, वांट या डिमांड? डिजायर हो गया, ठीक है. अब एक बंदा है जिसके पास 50 करोड़ है, तो कहता कि हाय काश मेरे पास ये 5 करोड़ का घर भी होता. तो वो डिजायर है या वांट है? वो वांट है, क्योंकि ही हैज द कैपेसिटी. अब वो जाके प्रॉपर्टी डीलर से बात करे कि क्या रेट चल रहा है, इस रेट पे तो मैं लेने के लिए तैयार हूं. तो व्हेन यू आर willing to buy a particular commodity at a particular price, then it becomes a demand. तो want और demand में बस फर्क क्या है? अब आप एक्चुअली मार्केट में एंटर कर चुके हो और प्राइस पे इस बात हो रही है कि अच्छा इस प्राइस पे मैं इतनी लूंगा, इस प्राइस पे इतनी लूंगा. तो डिमांड के लिए वांट होना तो जरूरी है, मतलब विलिंगनेस एंड कैपेसिटी होना जरूरी है. कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो डिजायर है ना, फिर वो वांट ही नहीं है. तो जो चीज वांट नहीं है वो डिमांड की कैटेगरी में नहीं आ सकती. तो डिमांड इज जस्ट एन एक्सटेंशन. इट हैज 2 more characteristics. डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. विद रिस्पेक्ट टू प्राइस मतलब अगर ये चीज इतने की है तो मैं इसकी इतनी यूनिट्स ले लूंगा, अगर ये इतने की है तो मैं इसकी इतनी यूनिट्स ले लूंगा. तो डिमांड विल ऑलवेज बी स्टडीड विद रेफरेंस टू प्राइस. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस. विद द चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड में ऑल्सो चेंज. अब आपने बोला ना कि सर देखो ये अगर 50 रुपए का है तो मैं 1 ले लूंगा, 40 रुपए का है तो 2 ले लूंगा, 100 रुपए का है तो शायद 1 भी ना लूंगा. तो मतलब डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट होगी आपकी डिमांड. सो डिमांड विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. डिमांड वुड बी मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस. कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड गिरेगी. देयरफॉर डिमांड इज मीनिंगलेस
without reference to price. So demand can never be studied without price levels. Demand is always with respect to a period of time. आज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अभी आज अगर प्राइस ये है तो इतनी मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये नहीं कि अब ये फॉर एवर ऑफर है, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे बारिश हुई, पकौड़े खाने का मन कर गया, समोसे खाने का मन कर गया, तो आपने समोसे वाले को बोला कि भैया अगर 10 रुपए के दोगे तो 20 ले लूंगी, तो उसने कहा नहीं, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसने भिजवा दिए कि भैया 10 रुपए उसके खत्म नहीं हो रहे थे, उसने उसके आपके घर भिजवा दिए कि आपने कहा था कि ले लो। सर उस दिन थे, अब तो आज तो इतनी गर्मी है, समोसे हटाओ, आज मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो चेंज मतलब डिमांड विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यस। सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी डिमांड कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है, परसों कुछ और हो सकती है। अभी बारिश है तो आपको आइसक्रीम से ज्यादा छतरी की जरूरत है, कल जब गर्मी होगी तो छतरी से ज्यादा आइसक्रीम की जरूरत होगी। एग्जाम पास आ रहे हैं तो पढ़ाई की जरूरत होगी, छुट्टियां पास आ रही हैं तो घूमने की जरूरत होगी। मतलब डिमांड विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि जो मेरी डिमांड आज है कल भी वही होगी। Demand is always expressed with reference to time. Even at the same price, demand may change depending upon the time period under consideration. गर्मियां है तो आइसक्रीम, सर्दियां है तो गीजर, चेंज हो सकता है ना। वुलन क्लोथ्स, for example, demand for umbrellas is more in rainy season as compared to other seasons. The time frame कुछ भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी एन आवर, इट माइट बी अ मंथ, इट माइट बी अ ईयर। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, बट आप डिफाइन करेंगे कि भैया आज का, इस महीने का, इस साल का, अगले साल ये ऑफर वैलिड नहीं है जो मैंने कोट करा। ड्यू टू दिस रीजन डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल समथिंग विच चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल होते हैं, एक स्टॉक वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ फ्लो वेरिएबल। काम करने बस ये बताने कि हाँ इट इज अ फ्लो वेरिएबल। ये 12th का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी उन्होंने टच कर दिया, कुछ बताया थोड़ी ना उसके बारे में कि बता तो भाई क्या होता है फ्लो, नहीं कह रहे वो तो हम 12th में बताएंगे, ठीक है ना। तो डजंट मेक सेंस। पॉइंट इज डिमांड has two characteristics. One, it will be studied with reference to a price and with reference to a specific time period. Time period may be an hour, month, week, year, whatever, but with respect to a period of time. तो कैसे समराइज कर सकते हैं? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing, कीवर्ड वुड बी, हम कंज्यूमर की विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं कि सर अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम ही बेचता हूं, ठीक है ना, मैंने बोला आइसक्रीम 500 रुपए की है एक कप, खाओगे? नहीं खाओगे, तो 500 पे डिमांड हो गई आपकी जीरो। अगर 400 है तो जीरो, 300 है तो जीरो, 200 है तो जीरो, 100 है तो शायद एक खा लें। मैं दूं या ना दूं अभी वो बात ही नहीं डिस्कस होगी। प्रोड्यूसर नो, सिर्फ कंज्यूमर की बात होगी पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में। अगर 50 की है तो, 40 की है तो, 20 रुपए की है तो, 10 रुपए की है तो, 1 रुपए की है तो। बट जो चीज मैं 500 की दे रहा था 1 रुपए की दे थोड़ी ना दूंगा जस्ट बिकॉज आप 100 खाने के लिए तैयार हो गए। बट द पॉइंट इज जब कंज्यूमर की विलिंगनेस पढ़ रहे हो तो फिर कंज्यूमर की विलिंगनेस ही बढ़ी जाएगी। वो सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है कि सर कोई चीज थी 100 की होगी या 5 रुपए की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बार्गेनिंग थोड़ी ना होती है। बात बार्गेनिंग की है ही नहीं, बात सिर्फ ये हो रही है कि कंज्यूमर से पूछा जा रहा है कि भाई साहब अगर यही चीज इतने की होगी तो कितनी लोगे, इतने की होगी तो कितनी लोगे, सेम चीज की बात हो। तो बस कंज्यूमर की विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं एंड डेफिनेटली इट शुड बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, इट शुड बी बैक्ड बाय, तभी वो डिमांड की कैटेगरी में आएगा, वरना तो फिर डिजायर है, वरना तो फिर वो एक डिजायर है।
डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। तो एबल टू बाय क्या कवर कर रहा है? आपकी परचेजिंग पावर एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते while defining demand. Quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and able to buy, possible prices during a period of time. तो 5 एस्पेक्ट कवर हो गए, मतलब इन्होंने उसमें 4 में टेक्निकली 5 ही है। विलिंगनेस, एबिलिटी खा गए ना, ठीक है ना, तो विलिंगनेस इसी में मर्ज कर देते हैं एंड एबिलिटी टू बाय, ठीक है ना। तो क्वांटिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, प्राइस, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर करने हैं डिमांड को डिफाइन करते वक्त। डिमांड दो टाइप की होती हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। आपकी डिमांड कितनी है तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी जितने कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, इंडिविजुअल डिमांड्स को एड अप कर दूं तो मार्केट डिमांड आ जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तभी तो माइक्रो कॉन्सेप्ट होगा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। तो सर मार्केट डिमांड माइक्रो कॉन्सेप्ट या मैक्रो कॉन्सेप्ट? गुड, वेरी गुड। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो माइक्रो कॉन्सेप्ट, बट सर हम तो सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे हैं, देयर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। market demand is a micro concept, aggregate demand is a macro concept। ध्यान से देखेंगे, market demand is a micro concept, aggregate demand macro concept। सर क्या फर्क होता है मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में? मार्केट डिमांड इज फॉर अ पर्टिकुलर गुड, पर्टिकुलर कमोडिटी। एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सबकी डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडिविजुअल डिमांड, it refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy. Market demand, it is the quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy. Quantity of a commodity. So what makes it a micro concept is we are talking about a particular commodity. When we are studying the demand for a particular ice cream, चाहे वो इंडिविजुअल हो या मार्केट हो, उस पर्टिकुलर आइसक्रीम की ही बात हो रही है, और आइसक्रीम की ही बात हो रही है कि सर सारी आइसक्रीम, तो भी माइक्रो कॉन्सेप्ट है। फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होता, दैट विल मेक इट अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो क्या पढ़ेंगे हम? डिमांड।